बहुत पुराने वक्त की बात है जब शहरों की चमक आज जितनी तेज नहीं थी और लोगों के दिलों में मोहब्बत ज्यादा, लालच कम हुआ करता था। एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था सरायपुर। दिन में धूल उड़ती रहती और रात को हवा में मिट्टी की खुशबू तैरती। उसी कस्बे की आखिरी गली में एक टूटा फूटा मकान था। जर्जर दीवारें, झुकी हुई छत और दरवाजे पर टंगी एक टिमटिमाती लालटेन जो शायद इस बात की गवाही देती थी कि इस घर में अभी भी कोई उम्मीद जिंदा है। उस घर में रहते थे अजहर, उम्र में बूढ़े, हालत में कमजोर और दिल में यकीन से भरपूर। अजहर कभी दर्जी का काम करते थे मगर अब आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी थी। सुई में धागा डालना मुश्किल हो गया था और काम भी हाथ से निकल गया था, मगर ईमान और सब्र वो आज भी उनके साथ थे। अजहर की बीवी शफिया एक नेक औरत थी। वक़्त ने उसके बालों में सफेदी और दिल में मजबूती भर दी थी। दोनों की कोई औलाद नहीं थी मगर एक दूसरे का सहारा ही उनके लिए दुनिया थी। गरीबी ने उनके घर का चूल्हा ठंडा रखा हुआ था मगर शिकायत उनकी जुबान पर कभी नहीं आई। उस शाम आसमान काला हो चुका था, बादल गरज रहे थे और हवा में बेचैनी थी। कस्बे के लोग दरवाजे बंद करके अपने घरों में दुबके हुए थे। तभी दूर से अजहर की खांसी की आवाज गली में गूंजने लगी। वो पुराने शॉल को कंधे पर डाले घर लौट रहे थे। उनके हाथ में कागज का एक छोटा सा थैला था जिसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक था, दिन भर की कमाई। दरवाजा खुला तो शफिया ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोली, आ गए, थक गए होंगे, बारिश होने वाली है, जरा जल्दी अंदर आ जाइए। अजहर मुस्कुराए मगर चेहरे पर थकान साफ थी। आज बाजार में काम नहीं मिला, बस किसी ने तरस खाकर ये दे दिया। शफिया ने थैले को देखा, दिल कचोटा मगर जुबान पर शुक्र का लफ्ज आया। जो अल्लाह दे देता है उसमें भी भलाई होती है। घर में मिट्टी की बनी चूल्हे से धुआं उठने लगा। शफिया ने रोटी को तवे पर गरम किया और पानी में नमक घोलकर सूप जैसा बना दिया। दोनों ने मिल बांट कर खाया और बाहर बारिश की बूंदों की आवाज सुनते रहे। कभी कभी मौसम भी आदमी के दर्द को पढ़ लेता है और उसी हिसाब से बरसता है। रात गहरी हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात में कोई आ जाए, यह सरायपुर में अजनबी बात थी। शफिया घबरा गई, कौन होगा इस वक्त? अजहर ने कमजोर आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, देखो शायद कोई मुसाफिर होगा। दरवाजा खुला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। बदन पर कीचड़, कपड़े फटे हुए और चेहरा बारिश और आंसुओं के मिले जुले पानी से भीगा हुआ। वो कांप रहा था। पानी, जरा पानी दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूं, उसने धीमे से कहा। शफिया ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया। भीग गए हो बच्चे, आओ अंदर बैठो। अजहर ने लालटेन को पास किया और लड़के का चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखों में डर था, जैसे किसी से भाग कर आया हो। उम्र ज्यादा नहीं, शायद 16-17 साल। नाम क्या है? अजहर ने पूछा। लड़के ने थरथराती आवाज में कहा, फैज। यह नाम जैसे हवा में लटका रह गया। बारिश तेज हो गई, गली में पानी बहने लगा, घर में सन्नाटा था और फैज की सांसें तेज। शफिया ने उसे सूखा कपड़ा दिया और खाने को बचा हुआ टुकड़ा। फैज ने चुपचाप खाया मगर उसकी आंखों में एक ऐसा राज था जिसे वक्त ने अब भी उजागर नहीं किया था। अचानक बिजली चमकी और फैज की आंखों में खौफ उभरा। आंटी, अगर किसी ने पूछे तो कह दीजिए मैं यहां नहीं हूं, प्लीज। अजहर और शफिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। सवाल हवा में घुमड़ने लगे। ये लड़का कौन था? किससे भाग कर आया था? और क्यों उसकी आंखों में मौत जैसा डर था? रात अभी बाकी थी और कहानी अभी शुरू हुई थी। रात आधी ढल चुकी थी। बाहर बारिश अपनी पूरी ताकत से गिर रही थी और हवा पुराने मकानों की टिन वाली छतों को थपेड़े मार रही थी। सरायपुर जैसे नींद में कांप रहा था मगर अजहर के घर के अंदर एक नई बेचैनी जाग चुकी थी। फैज को कोने में चटाई पर बैठाया गया था। उसके कपड़ों से मिट्टी गिर रही थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लगता था जैसे कई दिनों से सोया नहीं, कई रातें भूख और डर के साथ बिताई हों। शफिया ने चाय बनाई और कप उसके सामने रखकर बोली, गर्म है, धीरे पीना बेटे। फैज ने कप को दोनों हाथों से थामा, जैसे वह कप नहीं बल्कि किसी पनाह को पकड़ रहा हो, और एक घूंट लेते ही उसकी आंखें भर आईं। शुक्रिया, वो बस इतना कह पाया। अजहर ने लालटेन की रोशनी बढ़ा दी, फिर धीमे स्वर में बोला, बच्चे, इतना डर क्यों लग रहा है? कौन पीछा कर रहा है तुम्हारा?
फैज ने कप को नीचे रखा, गर्दन झुका ली और होंठ कांपने लगे। मैं किसी से नहीं भाग रहा। इतना कहकर वह रुक गया, जैसे झूठ उसके गले में अटक गया हो। फिर धीमे से बोला, असल में मैं खुद से भाग रहा हूं। उसके इस वाक्य ने हवा में एक अजीब सा खालीपन पैदा कर दिया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, केवल बारिश और फानूस की हल्की झंझनाहट। अजहर ने नरम लहजे में कहा, खुद से भागा नहीं जाता फैज, दुनिया से भागा जाता है, गुनाहों से भागा जाता है, मगर खुद से नहीं। बातें साफ साफ कहो। फैज ने गहरी सांस ली। मेरी गलती नहीं थी, मगर सबको लगा कि मैं ही जिम्मेदार हूं। गांव वालों ने मुझे मार देने की कसम खाई थी। मैं रात को भाग आया। कई दिनों से रास्तों में भटक रहा हूं। शफिया दहल गई। कैसी गलती? फैज ने अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में वह बोझ था जिसे उसके उम्र के बच्चों को उठाना नहीं चाहिए। हमारे गांव में एक हादसा हुआ, आग लगी और उसमें किसी की जान चली गई। वह रुक गया, शब्द जैसे भारी हो गए। सबने कहा आग मैंने लगाई, मगर मैंने नहीं लगाई थी। कसम लेता हूं आंटी। अजहर ने उसकी आंखों में ताका। अगर तुमने नहीं की तो किसी ने की, सच वक्त बताएगा। फैज हल्की हंसी जैसा कुछ करके बोला, वक्त तो बताता है, मगर बहुत देर से। चाय खत्म हुई और सब चुप हो गए। घर के बाहर कुत्ते भौंकने लगे, जैसे किसी अजनबी की गंध को पहचान रहे हों। फैज एकदम से चौंक उठा। वो लोग शायद यहां तक आ गए हों। शफिया घबरा कर बोली, कौन लोग? गांव के लोग। फैज ने डर से दरवाजे की तरफ देखा। अगर वो मिल गए तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, बस पत्थर मार देंगे। कहते हैं मेरी वजह से जान गई है। अजहर उठे, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और बोली, अगर कोई पूछेगा हम कह देंगे कि यहां कोई नहीं। तू आराम कर, जब तक हम हैं तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फैज के चेहरे पर पहली बार राहत की लकीर उभरी। आप लोग बहुत अच्छे हैं, शफिया ने मुस्कुराकर कहा। अच्छाई हमें नहीं बनाती बेटे, वक्त बनाता है। रात और गहरा गई। फैज चटाई पर लेट गया। उसकी सांसें धीरे धीरे काबू में आने लगी, मगर नींद नहीं आई। आंखें बंद थीं और दिमाग में दौड़ते हुए चिल्लाते लोग, आग, धुआं, रोना और पत्थर सब दोहराया जा रहा था। कुछ देर बाद बारिश थमी और सरायपुर पर चांद की फीकी रोशनी उतर आई, मगर उस रोशनी में फैज के डर का साया और भी गहरा नजर आ रहा था। उसी वक्त गली में दो लोगों के कदमों की आवाज आई, धीमी, सधी, संदिग्ध। अजहर ने खिड़की से झांका। दो आदमी लालटेनों के साथ पानी से भीगी मिट्टी पर तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अजहर के गले में एक वाक्य अटक गया। क्या वो फैज को ढूंढ रहे हैं? शफिया और फैज ने सुन लिया। घर के अंदर सांसें थम गईं और बाहर तलाश और तेज हो गई। कहानी अभी खत्म से दूर थी। उस रात गांव की गलियां अजीब तरह से खामोश थीं, जैसे हवा भी किसी गहरे खतरे को महसूस कर चुकी हो। किसी घर में चिराग नहीं जला था, और जो जला था उसमें रोशनी कम और चिता का सन्नाटा ज्यादा था। आग वाले हादसे ने सिर्फ एक दीवार नहीं जलाई थी, बल्कि दिलों में लग चुकी पुरानी रंजिशों को भी भड़का दिया था। करीम के हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। उसकी हथेलियां जख्मी थीं, पर उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कमरे में बैठा वो बस एक ही बात सोच रहा था, अगर मैं देर कर देता तो आज उस बच्चे का क्या होता। ये सोचते सोचते उसके कंधे पर जमे धुएं की खुशबू आज भी उसकी सांसों को चुभ रही थी। सुबह जब वो बाहर निकला तो एहसास हुआ कि हादसे की तपिश जलाने वालों में नहीं, देखने वालों में ज्यादा होती है। लोग दूर दूर खड़े थे, फुसफुसा रहे थे, और हर नजर में वही सवाल, कारण क्या था? क्या ये हादसा था या इरादा? कुछ औरतें कह रही थीं, ये सब अशुभ था, दिवाली के वक्त घर जल जाए, ये तो अपशगुन है। और कुछ ये फुसफुसा रही थीं, हो सकता है ऊपर वाले का इशारा हो। जबकि बूढ़े हसन काका धीरे से बोले, इशारे और इम्तिहान में फर्क होता है बेटा। इसी वक्त गांव के सरपंच रामावतार वहां आ पहुंचे। उनकी लाठी जमीन पर पड़ते ही हल्का सन्नाटा फैल गया। मुझे ये जानना है कि रात को आग लगी कैसे। उनकी आवाज शांत थी, मगर उसमें सत्ता की ठंडक और शक की गर्मी दोनों मौजूद थी। जमील का नाम सबसे पहले लिया गया। लोगों को वैसे ही शौक था कि जिस आदमी से दुश्मनी हो, कमी उस ही में ढूंढी जाए। वही था जिसने लड़ाई की थी, उसे ही फिक्र नहीं थी। बच्चा बच गया, वरना। ये सब बातें एक ही दिशा में जा रही थीं। जमील ने चिल्लाकर कहा, मेरी दुश्मनी करीम से है, आग से या बच्चे से नहीं। उसके शब्द जमीन पर पड़े कांच की तरह तेज थे, मगर किसी ने यह सोचना जरूरी नहीं समझा कि सच बोलने वाला आदमी अक्सर सबसे कम सुना जाता है।
दोपहर तक गांव की चौपाल में छोटा सा पंचायत जैसा माहौल बन गया। सरपंच ने कहा, जब तक असलियत पता नहीं चलती किसी पर इल्जाम नहीं लगेगा। और बच्चे को फिलहाल करीम के घर ही रहने दो, उसको सुरक्षित जगह चाहिए। यह सुनकर जमील के चेहरे से खून उतर गया। तुम लोग पागल हो क्या? वो मेरा खून है। मगर बच्चा रोते हुए करीम की ओर लपका। उसके हाथ में अब भी पट्टियां थीं, मगर उसकी हथेलियों की गर्मी ने बच्चे के कांपते शरीर को थाम लिया। बूढ़े हसन काका ने बहुत धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, खून सिर्फ नसों में नहीं होता बेटा, कभी कभी कर्म भी रिश्ते बना देते हैं। उस पल गांव खामोश था, और खामोशियां हमेशा किसी बड़े वक्त से पहले आती हैं, जैसे तकदीर अगला मोड़ लग रही हो। जीवन कभी कभी ऐसा मोड़ देता है जहां रास्तों से ज्यादा लोग टूटते हैं। आग के हादसे को 3 दिन बीत चुके थे, मगर सहराबपुर के दिल में धुआं अब भी बाकी था। बच्चे का भय कम हो गया था, मगर गांव का संशय नहीं। चौपाल की चर्चा अब केवल दुर्घटना पर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी नीयत पर थी। चौथे दिन सरपंच रामावतार ने सबको बुलाया। चौपाल के केंद्र में गाढ़ी चुप्पी थी। पुरुषों के बीच गूंजती फुसफुसाहटें और औरतों की कसमसाती निगाहें बताती थीं कि निष्कर्ष आने वाला है। सरपंच ने धीरे से कहा, जांच में पाया गया है कि लकड़ी में मिट्टी तेल लगा हुआ था। इसका मतलब यह हादसा नहीं था। गांव में हलचल मच गई। किसने किया? क्यों किया? सवाल हवा में उछल रहे थे। सबसे ज्यादा निगाहें जमील पर थीं। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें थीं, मगर आंखों में विचित्र दृढ़ता। उसने खड़े होकर कहा, मैंने आग नहीं लगाई। दुश्मनी थी, पर इतनी नहीं कि बच्चे की जान जाए। कुछ लोग हंसे, कुछ संदेह में पड़े रहे, मगर तब कोई ऐसी आवाज उठी जिसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भीड़ के पीछे से बच्चे की दादी आगे बढ़ी, कांपते कदम, झुकी कमर और नम आंखें। उनके हाथ में पुरानी शॉल थी, जिसका किनारा अब भी धुएं से काला था। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, आग मैंने नहीं लगाई, मगर उसकी वजह मैं थी। चौपाल में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने आगे कहा, दिवाली से पहले घर में दिए रखने के लिए मिट्टी तेल लाया था। बच्चा खेलता खेलता उस कमरे में गया। तेल की बोतल गिर पड़ी, लकड़ी भीगी। जब चूल्हा जला, आग भड़क उठी। हम समझ ही नहीं पाए। भीड़ का रोष धुंध की तरह छूट गया। वजह शिकायतों से ज्यादा सरल थी, मगर घाव गहरे छोड़ गई थी। दादी ने सिर झुकाकर कहा, गलती मेरी थी, मगर गुनाह किसी और पर डाल दिया गया। जमील को दोषी समझा गया और करीम को दानवीर। दोनों का सच अधूरा था। करीम ने बच्चे को उठाया और उसके माथे को चूमा। उसकी आवाज में भारीपन था। अगर हम सच्चाई जानने की जगह तोहमतें लगाने में तेज हों, तो हादसे जिंदगियों से बड़े हो जाते हैं। जमील ने धीमे से कहा, दुश्मनी आज खत्म न भी हो, मगर मैं बच्चा नहीं खोऊंगा। करीम की निगाहें उससे मिली। उन आंखों में पहली बार प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि समझ दिखाई दी। कुछ रिश्ते खून से नहीं, हादसों से पनपते हैं। सरपंच ने निर्णय सुनाया। यह गांव आखिरकार जान गया कि आग ने किसी घर को नहीं, बल्कि जिद और संदेह को जलाया। बच्चा अपने पिता के साथ रहेगा, मगर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों की होगी। लोग बिखरने लगे। चौपाल की मिट्टी पर कदमों के निशान रह गए, मगर दिलों में एक नया सबक। जाते जाते बच्चे ने पिछला दरवाजा पार करते हुए पीछे मुड़कर करीम की तरफ हाथ हिलाया। वह मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखें बोल गईं। कुछ संबंध नाम के बाद समझ में आते हैं। उस दिन सहराबपुर में आग बुझी नहीं थी, बस अपने अर्थ बदल चुकी थी।